नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से अपनी सोशल मीडिया टीम को मजबूत करने का कदम उठाया है। सरकार और उसकी नीतियों पर हमला करने वालों को सटीक जवाब देने के लिए साइबर योद्धाओं की एक टीम तैयार की गई थी, जिनको अब देश विरोधी प्रचार करने वालों को जवाब देने का पाठ भी पढ़ाया जाएगा। कट्टरपंथी इस्लाम का राजनीतिक उदय और भारतीय सुरक्षा के लिए चुनौतियों के विषय के तहत भोपाल के समन्वय भवन में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा शामिल हुए। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि इस फौज के माध्यम से उन लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने की कोशिश की जाएगी जो राष्ट्रवाद या कट्टरपंथ के विषय पर बीजेपी के समर्थन में अपनी बात लिखते हैं। तो आपको बता दें कि बीजेपी ने प्रदेश में ऐसे करीब 65,000 योद्धाओं को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उतारा है, जो युवाओं को पार्टी की विचारधारा से जोड़ने का काम कर रही हैं। हालांकि इस कार्यक्रम में उन सभी सोशल मीडिया यूजर्स को भी आमंत्रित किया गया जो इस तरह के विषयों पर बीजेपी का पक्ष लेकर बात रखते हैं। हालांकि देश विरोधी प्रचार करने वालों को बीजेपी की जवाब देने की रणनीति आखिर कितनी कारगर साबित होगी और विपक्ष की इस पर आखिर क्या प्रतिक्रिया होगी, ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले हम इस पूरे विषय पर चर्चा करें, आपको सुना देते हैं कि बीडी शर्मा और मुरलीधर राव ने आखिर किस तरह के मंत्र योद्धाओं को दिए। इस कार्यक्रम में और जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं, तो ये केवल भारत के लिए नहीं, भारत के लिए चुनौती तो है ही, ये पूरी दुनिया के लिए चुनौती बनकर के जिस प्रकार का आज विषय हमारे सामने है कि कट्टरपंथी इस्लाम के कारण उसका जो राजनीतिक उदय हमने अभी समाचार पत्रों और मीडिया के माध्यम से आज पूरे दुनिया के अंदर देखा है कि अफगानिस्तान में इस प्रकार के जो इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकवादी के तौर पर जिन्होंने इस दुनिया के उनके उस स्वरूप को देखा है, और आज हम देखते हैं कि जिस प्रकार से अफगानिस्तान पर, जहां पर अमेरिका ने अपना सब कुछ, वहां के सूत्रों का संचालन जिनके हाथ में था, जो दुनिया का इतना बड़ा देश है और इतना बड़े ताकतवर देश होने के बावजूद आज इस प्रकार के इस्लामिक कट्टरपंथी उस ऑर्गेनाइजेशन ने अफगानिस्तान पर जिस प्रकार से कब्जा करके उसको एक राजनीतिक मान्यता मिलने का जो प्रयास हुआ है, वो इस दुनिया के लिए बड़ा चैलेंज है। बैठे हुए नौजवानों को आज इस दिशा में कहीं ना कहीं चर्चा और इसके बारे में जानकारी भी जरूरी है। हमको इस दिशा में मंथन करने की भी आवश्यकता है। ये कट्टरपंथी इस्लाम नहीं, इस्लाम का मुद्दा नहीं है, मुद्दा है कट्टरपंथी इस्लाम। जैसे होता है कि भाई शुद्ध घी और खराब घी, इस प्रकार की चर्चा होता है, तो अभी उन लोगों ने कहा कि भाई कि कट्टरपंथी इस्लाम ही शुद्ध इस्लाम है। तो ऐसा भी एक उभर के आ रहा है। तो फिर कट्टरपंथी इस्लाम जो है, पहले तो कहीं मदरसे से चलता था, कहीं मुल्ला उलेमा उससे चलता था। अब ऐसा है कि भाई एक राजनीतिक सत्ता और राजनीतिक धारा और ये सारे जब बने, तो अब हमारे लिए, भारत के लिए, भारत की सुरक्षा आंतरिक और बाहर चुनौती ये क्या है, इस पे एक बार विचार होना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। तो ये विषय सोच करके इस विषय पर हमने आज के कार्यक्रम तय। तो आपने सुना कि किस तरह का मूल मंत्र सोशल योद्धाओं को दिया गया है। बीजेपी ने इस सोशल मीडिया टीम को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है और साफ तौर पर बीजेपी का ये मानना है कि जिस तरह से जो कट्टरपंथी विचारधाराएं हैं उनका विरोध किस तरह से किया जाए, उनको जवाब किस तरह से दिया जाए, उसके लिए इस टीम को तैयार किया गया है। इसके अलावा कई और लोगों को इससे जोड़ा गया है और उनका ये भी कहना है कि अगर कोई इस तरह की विचारधारा रखता है, जो देश विरोधी लोग हैं, देश विरोधी जो मानसिकता के लोग हैं, उनकी जो बातें हैं, उन पर अगर कोई तीखे सवाल करता है या उनका जवाब शालीनता के साथ देता है, तो उन लोगों को भी इन टीम के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे कि इस टीम को और मजबूत किया जा सके और देश भर में जो राष्ट्रवादी विचारधारा है
उसका प्रचार प्रसार किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उससे जोड़ा जा सके। आज इसी विषय को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं राष्ट्रीय आईटी सेल प्रभारी गुलरेज शेख बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो वहीं योगेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। बहुत बहुत स्वागत है दोनों मेहमानों का। सबसे पहले मेरा सवाल योगेश जी आपसे है, बीजेपी ने सोशल मीडिया की टीम को मजबूत करने के लिए इस तरह का जो कार्यक्रम किया और ट्रेनिंग भी उन लोगों को दी गई है कि किस तरह से अब सोशल मीडिया पर जाना है, आप किस तरह से देखते हैं? क्या इस देश में वास्तव में अब राष्ट्रवादी विचारधारा की आवश्यकता हो गई है, क्योंकि लगातार जो आवाजें उठ रही हैं देश के हित में नहीं है? देखिए दीपक जी, राष्ट्रवाद की बात करने वाले लोग कौन है ये देखना पड़ेगा आपको। जिन लोगों का भारत की आजादी के इतिहास में कोई योगदान नहीं है, वो लोग आज स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रवाद की बातें करते हैं। 0/0 इनका योगदान है। तथा कथित स्वयंभू राष्ट्रवादी बने हुए ये लोग जब जब चुनाव आते हैं, धर्म और वर्ग समुदाय में संघर्ष के माध्यम से सत्ता पर काबिज होना इनका एकमात्र उद्देश्य रहा है। रही बात सोशल मीडिया आईटी सेल को प्रमोट करने की, तो इसी सोशल मीडिया और आईटी सेल के माध्यम से 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता को बरगलाया था, देश के युवाओं को बरगलाया था। तब इनको बहुत भारी बहुमत से देश की जनता ने देश की सत्ता सौंपी थी। तो गिरती हुई नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता, उसपे मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो कमलनाथ जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से घबराकर शिवराज जी ने और वीडी शर्मा जी ने हालिया कुछ दिन पूर्व इनकी कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी समिति की बैठक में भी सोशल मीडिया और आईटी सेल की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान उठाया था और कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया और आईटी सेल को एक अप्रूवल दिया था कि कांग्रेस पार्टी की आईटी सेल काफी मजबूती से, काफी परिपक्वता के साथ प्रदेश की जनता को अपने जनहित से जुड़े हुए संदेश पहुंचाने में कामयाब हो रही है, जबकि हम ऐसा नहीं कर पा रहे। तो ये शिवराज सरकार और मोदी सरकार केंद्र में ये कब तक झूठ के बल पर सत्ता पर काबिज रहेंगे? एक ना एक दिन झूठ का पर्दाफाश होना है और कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया और आईटी सेल के जाबाज कार्यकर्ता इनका झूठ का पर्दाफाश करने में मुश्किल से 30 से 40 मिनट लगाते हैं। जो भी झूठ इनके माध्यम से, इनकी आईटी सेल के माध्यम से प्रदेश और देश की जनता के बीच में फैलाया जाता है, उसकी काट आज कांग्रेस पार्टी के पास पूरे प्रमाण के साथ मौजूद रहती है। और यह एक बहुत बड़ा कारण है कि पुनः इन्होंने अपनी आईटी सेल को और सोशल मीडिया को एक नए सिरे से गठन करने की कवायद शुरू करी है, जिसका एकमात्र कारण उद्देश्य मैं समझता हूं आगामी 2022 में 5 राज्यों के चुनाव, साथ ही साथ 2024 का मिशन सामने दिख रहा है। गिरती हुई मोदी जी की लोकप्रियता, शिवराज जी का जो मध्य प्रदेश की जनता का शिवराज जी से मोह भंग हुआ है, ये 2 बहुत बड़े कारण हैं और इसी को समेटने में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग आप योगेश जी, आप ये मानते हैं कि कट्टरपंथी विचारधाराएं हमारे देश में नहीं है? जी, कट्टरपंथी विचारधाराएं हमारे देश में नहीं है, आप ये मानते हैं? इस चीज की कोई जरूरत नहीं है? जीपीएस जी, हमारा जो भारत का इतिहास है उसको अगर आप एक नजर डालेंगे तो 200 साल तक अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया, लगभग 400-500 सालों तक मुगलों का शासन रहा, तब हिंदू खतरे में नहीं आया। क्या कारण है? जब हिंदू हृदय सम्राट सत्ता पर काबिज होते हैं नरेंद्र मोदी जी, तभी हिंदू खतरे में आता है। देखिए, कट्टरवाद और राष्ट्र विरोधी ताकतें ना तो भारत और हिंदुस्तान के इतिहास में कभी अपने आप को कामयाब रख पाई थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के रूप में कट्टरपंथी लोग आज सत्ता काबिज किए हुए हैं और तथा कथित तो सर ये हमारे देश में इतने हमले हुए, इतने बम विस्फोट हुए, इतने दंगे हुए, ये क्या अपने आप पैदा हो गए? देखिए, किसने पठानकोट एयरबेस तक आने की, 70 साल के इतिहास में आने की ISI को मंजूरी किस सरकार ने प्रदान करी? नरेंद्र मोदी सरकार ने। एक
कट्टर आतंकवादी अजहर मसूद को कंधार छोड़ने कौन गया था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके नुमाइंदे। महबूबा मुफ्ती सईद के साथ गठबंधन में जम्मू कश्मीर में सरकार किसने चलाई 4.5 साल? भारतीय जनता पार्टी ने। तो ये तो आप मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में एकमात्र इनका उद्देश्य है। चलिए, आपने ये स्वीकार कर लिया कि जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती, क्या कहा था अभी आपने? महबूबा मुफ्ती और मुफ्ती मोहम्मद सईद, जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अलगाववादी और आतंकवादी संगठनों से साठगांठ की उपाधि दी है, उन्हीं लोगों के साथ इन्होंने आपने बात पलट दी। आपने कहा था आतंकी हैं और उनके साथ कोई बात नहीं पलटी। मैंने भारतीय जनता पार्टी के दोहरे नजरिए और दोहरे चाल चरित्र की करी है। तो ये शुरू से करते आए, बात राष्ट्रवाद की करते हैं और चलिए जवाब ले लेते हैं। ताकतों के साथ समझौता करते हैं। एक उदाहरण दूंगा प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर। चलिए, तालिबान, वर्तमान में जो तालिबान सरकार को मान्यता किसने दी है? हमारे हृदय हिंदू सम्राट नरेंद्र मोदी जी ने। क्यों? क्योंकि यूएन में 1 महीने के कार्यकाल का प्रमुख उनको मिलाया गया है और अमेरिका के दबाव में नरेंद्र मोदी एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने तालिबान को 13 देशों के विरोध के बावजूद मान्यता प्रदान करी है उस सरकार को। चलिए, तो ये बातें ही बातें हैं, बाकी इनके बिल्कुल जवाब ले लेते हैं। योगेश जी, गुलरेज शेख साहब, आपने तमाम आरोप सुन ही लिए। मैंने सब सुन लिया। देखिए, मैं एक एक करके सब चीजों का पोस्टमार्टम कर लेने दें, और जो आखिरी बात इन्होंने कही उसी से मैं शुरुआत करूंगा, क्योंकि मैं जियो पॉलिटिक्स का स्टूडेंट भी हूँ, लेखक भी हूँ। बिल्कुल झूठ बात है कि हमने तालिबान की सरकार को मान्यता दी, और सच्चाई यह है कि अभी तक दुनिया की किसी भी सरकार ने मान्यता नहीं दी है। भारत की तो बहुत दूर की बात है। भारत सरकार ने दे दी है। भारत सरकार ने उसको मान्यता दी है। बिल्कुल गलत बात है। अभी तक दुनिया के किसी भी राष्ट्र ने उसको मान्यता नहीं दी है, और भारत ने बड़ा स्पष्ट कहा है। सुन लीजिए सर, भारत ने बड़े स्पष्ट कहा है, और कल जो रशिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे उनके साथ भी ये कहा है इंडिया ने कि हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। हमने इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कहा है, कोई मान्यता नहीं दी है। उनके जो प्रतिनिधि हमारे कतर के ऑफिस में, हमारी एम्बेसी में मिलने भी खुद आए थे, उनको भी हमने ये कहा कि हम चाहते हैं कि आप आतंकवाद को अपनी जमीन पे नहीं पनपने दो। हम चाहते हैं कि आप माइनॉरिटीज और लेडीज की इज्जत करो, उनका जो भी उनके अधिकार मिलना चाहिए आप देंगे। इसके अलावा कोई बात नहीं हुई, कोई मान्यता नहीं है। और यदि मान्यता दी है अभी, तो मैं आज के बाद किसी टेलीविजन चैनल पे नहीं बैठूंगा, क्योंकि मुझे बैठने का अधिकार नहीं बनता ना। मैं जियोपॉलिटिक्स का स्टूडेंट कैसा हूँ यदि मुझे ये भी नहीं पता तो नहीं दी है। बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ। नंबर 1। नंबर 2, जहां तक ये साइबर वॉरियर्स है की बात है, देखिए आप आईटी सेल के राष्ट्रीय प्रभारी से बात कर रहे हैं, और हमारा जो आईटी सेल है चुन कर जो भी देश विरोधी बातें करते हैं, चाहे वो कोई से भी धर्म के हो, चाहे वे कोई से भी दल के हो, चाहे उनका कद कितना भी बड़ा हो, उनको एक्सपोज करने का काम करते हैं। और एक्सपोज करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि जो आज के समय जो साइबर स्पेस है ना, वो बहुत कुछ करने में सक्षम है। दुनिया भर की नार्कोटिक्स जो होती है उसमें भी साइबर स्पेस का उपयोग हो रहा है। दुनिया भर से जो टेरर का एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें भी साइबर स्पेस का उपयोग हो रहा है। ISIS का जो विचारधारा चलती है, जो लोन वुल्फ जो पैदा होते हैं, उसमें भी इंटरनेट का और साइबर स्पेस का उपयोग होता है। तो भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल को बहुत प्रमुखता देती है, और इन लोगों का पेट इसलिए दुखता है आईटी सेल के ऊपर और साइबर वॉरियर्स के ऊपर, क्योंकि जैसे राहुल गांधी जैसे लोग हैं जो कई बहुत सारे झूठ बोलते हैं, उनको आईटी सेल एक्सपोज कर देता है, उनको नंगा कर देता है दुनिया के सामने, तो इनको तकलीफ होती है। फिर उन्होंने कहा कि 2014 में हमने साइबर स्पेस का बहुत उपयोग किया और हमको बम्पर जीत मिली थी, और लेकिन हमने झूठ बोला। इस प्रकार की जो बातें कर रहे हैं, तो भैया 2014 में यदि हमने साइबर स्पेस का यूज किया था और काम नहीं किया, तो 2019 में उससे भी डबल बम्पर जीत मिली हमको। इसका मतलब यह है कि आप हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं, और जो भी व्यक्ति, जो भी दल प्रश्नवाचक चिन्ह जनता पे लगाता है, जनता को खूब मारती है। जवाब ले लीजिएगा, पॉलिटिकली जवाब ले लीजिए दीपक जी। जी बात हो गई है जी योगेश जी। देखिए, इन्होंने कहा कि 2019 में हमको बम्पर जीत मिली। अरे हमारे 40 जवानों की शहादत पुलवामा अटैक में जो हुई है, वो एकमात्र कारण था नरेंद्र मोदी जी को दूसरा कार्यकाल दिलवाने का। आपकी याददाश्त दुरुस्त कर देता हूं मैं, नहीं तो 2019 में मोदी जी सहित भारतीय जनता पार्टी का बंडल पैक कर दिया था भारत की जनता ने।
लिख लो आप ये बात। और अभी 24 में पुनः पैकिंग की तैयारी है। और आईटी सेल और सोशल मीडिया पर जो भ्रामक दुष्प्रचार आप लोग करते हैं, आपने कहा कि मोदी सरकार ने तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी। पूरे भारत के प्रमुख समाचार पत्र इस बात का प्रमाण है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने यूएन में 13 देशों के भारी विरोध के बाद मान्यता प्रदान करी है। न केवल मान्यता प्रदान करी है बल्कि तालिबानियों से भारत के विदेश मंत्री ने गुपचुप बैठकें तक करी है। 3 दौर की वार्ता हो चुकी है इन लोगों की। अमेरिका के दबाव में ये सब काम किया जा रहा है। पहले ट्रंप के दबाव में थे, अभी बाइडेन के दबाव में है। उधर रशिया अपनी बात मनवाने के लिए भारत पर दबाव बना रहा है। चीन अपनी घुसपैठ तालिबान और पाकिस्तान में बना रहा है। टोटली फेलियर है नरेंद्र मोदी सरकार का विदेश नीति के मामले में। विदेश नीति इनसे नहीं संभाल रही है। तालिबान मैं मानता हूं स्पष्ट रूप से, कांग्रेस पार्टी मानती है कि एक आतंकी संगठन है। इस्लामाबाद का कट्टरपंथी का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है। और इन लोगों को, ऐसे लोगों को किसी भी तरह से भारत सरकार को मान्यता नहीं देना चाहिए। रही बात सोशल मीडिया आईटी सेल की, तो भारतीय जनता पार्टी जितनी दमखम से झूठ और दुष्प्रचार प्रसारित करेगी उतनी ही शीघ्रता के साथ कांग्रेस पार्टी की आईटी सेल और कांग्रेस के जाबाज योद्धा उसका खंडन करेंगे और जनता को सच्चाई से रूबरू करेंगे। चलिए गुलरेज जी, देखिए बिल्कुल गलत बात कही इन्होंने कि मान्यता वाली जो बात कही ना 110% गलत है। और जहां तक मोदी जी की विदेश नीति की सक्सेस की बात है तो मैं आपको बताता हूं कि इसी हफ्ते में, एक हफ्ते के अंदर MI6 जो ब्रिटिश की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके चीफ, CIA के चीफ और रशिया के NSA जिनको कहा जाता है कि वहां के सिक्योरिटी जार है, वो एक साथ दिल्ली में आकर अजीत डोवल जी से इस क्षेत्र विशेष की, जो इसमें अफगानिस्तान भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, चीन भी आता है, उसमें क्या करना है उसके विषय में चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं। और ऐसा बहुत ही कम रेयर हुआ है दुनिया भर में कि एक ही दिन में एक नेशनल कैपिटल में रशिया के साइबर जार भी और CIA के चीफ एक साथ प्रेजेंट हो और भारत के NSA से मिल रहे हो। तो यह शक्ति है भारत की और मोदी जी की विदेश नीति की। लेकिन तालिबान को हम बिल्कुल फूटी आंख हमको नहीं सुहाता है और ना हमने किसी प्रकार से उनसे कोई बैठक की है और ना कोई मान्यता दी है। और फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट भारत ने जो पिछले महीने जो UN सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता की थी, UN सिक्योरिटी काउंसिल ने भी किसी प्रकार की मान्यता तालिबान को नहीं दी है। मैं एक जियोपॉलिटिक्स का स्टूडेंट हूँ, उस नाते से बड़ी स्पष्ट बात कह रहा हूँ। अब बात आई थी दूसरी बातें जो ये कह रहे हैं ना कि पुलवामा में जो हुआ बहुत दुख की बात है कि 40 हमारे वीर जवान जो शहीद हुए। लेकिन एक बात ये देखिए आप कि जनता क्यों मोदी जी को पसंद करती है। देश के दुश्मन और देश के खिलाफ साजिश करे, चाहे वो विद इन द कंट्री करे या पड़ोस के देश से करे, उसके ऊपर हेवी कॉस्ट लेवी करना। तो जिस प्रकार से हमने बालाकोट के ऊपर स्ट्राइक करके दिखाई, उससे एक बात सिद्ध कर दी कि यदि आप हमारे देश पर कुछ भी करोगे तो हम आपके ऊपर कॉस्ट इंपोज करेंगे और उसके लिए चाहे हमको आपकी एयर स्पेस का उल्लंघन करना हो या आपकी सीमा रेखा करना हो तो वो करके भी हम करेंगे। और बड़ी स्पष्टता में कहता हूं कि ये बात तालिबान भी समझ रहा है आज के समय कि भारत के खिलाफ कुछ भी किया तो भारत एयर स्पेस का भी उल्लंघन करके उनके ऊपर भी अटैक करेगा यदि हमारे ऊपर कुछ होता है। गुलरेज जी, एक बात और विपक्ष के द्वारा कही जा रही है, खास करके यूपी में चुनाव हैं और उन चुनावों को लेकर के अभी जो कुछ दिन पहले जो वहाँ के किसान सम्मेलन हुए, उस किसान महापंचायत में राकेश टिकैत ने 2 नारे लगवाए, अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की जय श्री राम वाली और जो एकदम कट्टर हिंदू वाली जो छवि थी उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा है कि लोगों ने एक साथ, इतनी बड़ी भीड़ ने, एक बड़े समुदाय ने एक साथ वो नारे लगाए। अब बीजेपी को लग रहा है कि अब हमारा हिंदू मुस्लिम का दांव नहीं चलेगा, इसीलिए उत्तर प्रदेश में ना करके मध्य प्रदेश से इस तरह की एक हवा पैदा की जा रही है कि दोबारा से सोशल मीडिया के जरिए वही हिंदू मुस्लिम वाला माहौल पैदा किया जाए और फिर से वोट बटोरे जाए। मुस्लिम के माहौल से जब पैदा होता है ना तो सबसे ज्यादा लाभ मिलता है कांग्रेस पार्टी को, बीजेपी का इसका नुकसान होता है। इसलिए आप ये देखिए कि शिवराज जी के पिछले 3 कार्यकाल को उठाकर देख ले, मध्य प्रदेश में एक कोई बड़ा दंगा हो तो आप इंकित
करें, जो दूसरा कार्यकाल आधा होने आया नरेंद्र मोदी जी का, उसमें एक बड़ा दंगा पूरे हिंदुस्तान में हुआ हो तो आप उसको इंगित करें। यदि यूपी में योगी जी के कार्यकाल जो समाप्त होने आया उसमें यदि 4.5 वर्ष में एक बड़ा दंगा हो तो आप इंगित करें। तो भारतीय जनता पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है जब डिवाइड होता है, क्योंकि जब आप रिलीजन के नाम पर डिवाइड कर होता है तो फिर क्या होता है कि जो कास्टिस्ट एलिमेंट्स है वो भी एक्टिव होते हैं, वो कास्ट में भी बंटवारा होता है, और सारे जो विभाजनकारी वोट लेने वाली पार्टियां हैं, कांग्रेस हो, एसपी हो, बीएसपी हो, ये सब आरजेडी हो, ये सब फायदा उठाते हैं। तो बीजेपी को फायदा जब भी होता है जब देश में शांति होती है, हम शांति का प्रचार करते हैं। योगेश जी, देखिए दीपेश जी, इतना समय मुझे भी दिया करिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपको मैंने शुरुआत से ही समय दिया है। देखिए, गुलेरिया जी ने बोला कि यूपी के 4.5 साल और मोदी जी के 7 साल के कार्यकाल में कोई दंगे नहीं हुए। पहली बात तो मैं इनकी बातों का खंडन कराऊंगा कि दंगे कराने वाले लोग आज सत्ता पर काबिज हैं। यूपी में मेरठ के दंगे ये भूल गए, अलीगढ़ के दंगे भूल गए, और मेरठ से और अलीगढ़ से लगे हुए कई ऐसे गंभीर जिले हैं जिनमें 4.5 सालों में कई दंगे हुए। और दिल्ली जो भारत की राजधानी है, वहां पर जो दंगे हुए थे वो भी ये भूल गए, शाहीन बाग वाली कहानी भी भूल गए हैं। तो गुलरेज शेख जी, अपनी याददाश्त थोड़ी सी मजबूत करो, एक बात। दूसरी बात, साइबर सेल को मजबूत बनाकर ये क्या करेंगे, पेगासस जैसा काम करेंगे। ये लोग अपने ही लोगों की जासूसियां करवाते हैं विदेश में। विदेश नीति के नाम पर इनकी उपलब्धि शून्य। प्रमाण देता हूं, आज हमारे संबंध श्रीलंका से खराब है, आज हमारे संबंध भूटान से खराब है, आज हमारे संबंध नेपाल जैसा छोटा देश हमको आंखें दिखाता है। इसी प्रकार जितने भी सीमावर्ती देश हैं उनसे भारत के संबंध पिछले 7 सालों में बढ़ने की बजाय शने शने खराब होते चले गए हैं, जिसका एकमात्र जिम्मेदार मोदी सरकार है। सबसे बड़ा उदाहरण है इनकी विदेश नीति के फेल होने का। और चलिए, अच्छी बात है, कम से कम जमीनें तो नहीं दे रहे हैं अपनी जमीनें तो नहीं दे रहे हैं। दीपेश जी, 36 किलोमीटर चीन गलवान घाटी में अंदर बैठा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान है लोकसभा के अंदर, ऐसे आप बोल रहे हो कि अपनी जमीन में घुसने नहीं दिया। और रही बात पुलवामा शहीद की बात इन्होंने करी, पुलवामा घटना वाकई बहुत दुखद घटना है। और उससे भी बड़ा दुखद कारण ये है कि पुलवामा घटना के 2.5-3 साल बीतने के बाद भी आज तक उसकी जांच के निष्कर्ष मोदी सरकार ने देश की जनता के सामने नहीं रखे कि उसमें कौन कौन दोषी था और किन लोगों की योजनाओं के माध्यम से इतने बड़े हमले को भारत की सीमा के अंदर अंजाम दिया गया। ये भी मोदी सरकार का फेलियर था। तत्पश्चात भारत की जनता ने संवेदनाओं के पश्चात मोदी सरकार को पुनः जनादेश दिया। रही बात एयर स्ट्राइक की, तो मनमोहन सिंह सरकार में भी 4 से 6 बार एयर स्ट्राइक की गई थी। 71 का युद्ध हमने जीता, 65 का युद्ध हमने जीता, बांग्लादेश का निर्माण भारत में पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर इंदिरा जी ने किया था। तो इस प्रकार की बातें करके केवल भ्रामक जानकारियां फैलाई जाती हैं और स्वयं को तथाकथित राष्ट्रवादी घोषित कर एकमात्र उद्देश्य इनका भारत की जनता, प्रदेश की जनता से वोट हथियाने का रहता है, कुर्सी हथियाने का रहता है। यही कवायद अभी आगामी 2022 के 5 राज्यों के चुनावों में होने जा रही है। यही मिशन 2024 है और इस बार इनकी शिकस्त पक्की है। चलिए गुलरेज जी, अब मैं क्या कहूँ इनको जो फिजूल की बातें करते हैं। लेकिन पाकिस्तानी एक बात कर रहे हैं कि भारतीय एजेंसियों ने और भारत सरकार ने इमरान खान के फोन को जरूर हैक किया था। अब इनको उसमें तकलीफ हो रही हो तो होती रहे, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन राहुल गांधी राहुल गांधी है क्या सर? कई सम्मानित पत्रकारों का किया, कांग्रेस के कई लीडर का किया, अपोजिशन के कई लीडरों का आपने, आम जनता उद्योगपति तक तो नहीं छोड़ा आपने जो भारत के बड़े बड़े उद्योगपति उनका फोन रिकॉर्ड उसमें डोरेमोन होगा, उसमें छोटा भीम होगा, उसमें कार्टून भी होगी। मुकेश अंबानी, अडानी, अनिल अंबानी फोन टेप किए। आपने बड़े इंडस्ट्रियल टाटा करके फोन टेप किए गए। राहुल गांधी का राहुल बड़े बड़े उद्योगपतियों के, कई बड़े बड़े उद्योगपतियों के भी फोन टेपिंग किया। गुप्ता जी देखिए, आप जब बोल रहे थे मैं नहीं कह रहा था, लेकिन आप ये याद रखिए कि आप जितनी बातें कर रहे हैं ना, राजनाथ सिंह ने डेफिनेटली कहा
चीन 36 किलोमीटर पर बैठा है, लेकिन कौन सी जमीन है वो जो 2013 से पहले आपकी सरकारों में चीन ने कब्जा किया? गलवान में तो गलवान में तो हमने गलवान में तो हमने ये किया कि कैलाश रेंजर्स की उसमें हमने बिल्कुल पीछे हटने के लिए मजबूर पड़ा। हमने पराक्रम दिखाया है, बयान दिया है कि 36 वर्ग किलोमीटर चाइना अंदर आ चुका है। अरे नहीं, बिल्कुल सही बात है। मोदी जी ने उनको क्लीन चिट दी, नरेंद्र मोदी ने उनको क्लीन चिट दी कि कोई नहीं पूछने आया है। जबकि रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर कि चाइना 36 किलोमीटर अंदर आया है। तो आप लोग झूठ बोलने वाले लोग हो, जनता को भ्रामक जानकारी करते हो, सबके काल से बचने के लिए लोकसभा और विधानसभा स्थगित करते हो। आप लोगों के पास जवाब नहीं है जनता को देने के लिए। मोल्डो गैरिसन के ऊपर चलिए गुलरेज जी, योगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा के लिए। लेकिन अब आपको बता दें कि साइबर योद्धाओं की जो क्लास है वो बीजेपी के पदाधिकारियों ने लगाई है, उनको योजनाएं बताई हैं, तैयारी कराई गई है कि किस तरह से सोशल मीडिया पर जाना है और जो राष्ट्रवादी विचारधारा है उसको बढ़ाना है, उससे जुड़े जो लोग हैं उनको भी साथ में जोड़ना है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।